वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं सुख शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका चैप्टर 7 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हम ऑलरेडी अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी को लेकर जो नोशंस है यानी जो धारणाएं हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, ट्रेडिशनल नोशंस एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिशनल नोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल नोशन को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल जो पार्ट है ट्रेडिशनल नोशन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में जो एक्सटर्नल पार्ट था उसके 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। आज उन्हीं को एक्सप्लेन में, उन्हीं को ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे जो 4 कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे? डिटरेंस, डिफेंस, बीओपी एंड अलायंस बिल्डिंग। बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पावर। जब सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलेटेड बात की जाती है तो यही 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरेंस और डिफेंस की, उसके बाद बात करेंगे हम बैलेंस ऑफ पावर की, एंड द लास्ट वन इज अलायंस बिल्डिंग। तो चलिए पहले बच्चों एक एक करके इन सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हम सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो जब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो ज्यादातर इसको रिलेट किया जाता है हमेशा नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या इसके अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटी को इंक्लूड किया गया है? तो आपको यस पता होना चाहिए कि ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ऑलवेज जब भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो इसको रिलेट किया जाएगा हमेशा किससे? नेशनल सिक्योरिटी से। और हम ये बात देखते हैं कि किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो उसको सबसे बड़ा अगर कोई खतरा होता है तो वो होता है मिलिट्री थ्रेट का, यानी कि किसी भी कंट्री की मिलिट्री पावर जो होती है वो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होती है। तो जब हम मिलिट्री थ्रेट के सोर्स के बारे में बात करेंगे तो एक कंट्री के लिए मिलिट्री थ्रेट हमेशा दूसरी कंट्री होती है, क्योंकि भाई खुद की कंट्री अपने ऊपर तो आक्रमण करने से नहीं, अपने साथ युद्ध करने से नहीं, तो उसकी जो मिलिट्री पावर है उसका ऑलवेज यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए? दूसरी कंट्री के ऊपर मिलिट्री एक्शन करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं द सोर्स ऑफ सच थ्रेट यानी मिलिट्री थ्रेट इमर्ज फ्रॉम अनदर कंट्री। ऑलवेज दूसरी कंट्री से उसको खतरा होगा जब मिलिट्री थ्रेट की बात की जाएगी। क्यों खतरा होगा? क्योंकि जब भी मिलिट्री एक्शंस लिए जाते हैं या वॉर की कंडीशंस क्रिएट होती है तो ऑलवेज एक कंट्री की जो कोर वैल्यूज हैं जैसे कि सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इनके ऊपर खतरा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा आक्रमण करने के बाद जो क्षेत्र जीते जाते हैं उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है और वहां की जो कोर वैल्यूज हैं उनको पूरे तरीके से समाप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो मिलिट्री एक्शन है उस मिलिट्री एक्शन में जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ को खतरा होता है। जब युद्ध होता है आपने देखा भी होगा, जब सुना भी होगा, जब युद्ध की कंडीशन होती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक कंट्री की मिलिट्री द्वारा यूज किए गए वेपन्स केवल दूसरी कंट्री की मिलिट्री के ऊपर ही नुकसान पहुंचाए, उसी के ऊपर उसका आघात हो। हमेशा ऐसा भी देखा गया है कि जो कॉमन सिटीजन्स है यानी ऑर्डिनरी सिटीजन्स है किसी कंट्री के, उनको इससे नुकसान होता है, यानी मिलिट्री एक्शन से नुकसान होता है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई है यानी किसी दूसरी कंट्री को दिखाना है, धराशायी करना है,
तो सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई होता है तो वो हमेशा रेजिडेंशियल प्लेसेस होते हैं, हमेशा ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं। तो जो मिलिट्री एक्शन है, मिलिट्री थ्रेट है, उससे ऑलवेज दूसरी कंट्री की जो कोर वैल्यूज है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, उनको हमेशा खतरा बना रहता है। क्लियर प्यारे बच्चों? ये एक स्मॉल छोटा सा हमारा डिफरेंस और डिफेंस का है। इन दोनों की डिफाइन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये स्टार्टिंग की हमारे इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, मींस इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो और इसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? तो चलिए अब देखते हैं उस कंडीशन में जब कि युद्ध का खतरा मंडरा रहा हो तो किसी भी देश की सरकार के पास क्या ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं युद्ध के खतरे की तो हर एक देश की सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास 3 मेन ऑप्शंस होते हैं जिनको वो यूटिलाइज करती है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये कि भाई वो सरेंडर कर दे, यानी कि जो सामने वाली कंट्री से युद्ध होने वाला है उससे युद्ध ना करे और पहले ही आत्मसमर्पण कर दे और युद्ध से पीछे हट जाए। या फिर दूसरा ये कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा ये ऑप्शन होता है कि वो किसी भी कंडीशन में युद्ध से होने वाले नुकसान के ऐसे घातक संकेत सामने वाली कंट्री को दे कि सामने वाली कंट्री जो है वो युद्ध करने से डर जाए, युद्ध करने से सहम जाए और पीछे हट जाए। ये उसका दूसरा ऑप्शन होता है। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई अगर युद्ध हो ही जाए, यानी युद्ध पूरे तरीके से स्टार्ट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को इस तरीके से इन्वॉल्व करना, इस तरीके से तैयार करना कि सामने वाली कंट्री युद्ध में पराजित हो जाए, युद्ध हार जाए। ये 3 ऑप्शंस होते हैं जो कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनाती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है, जब भी सिक्योरिटी की बात की जाती है तो कोई भी देश की सरकार सरेंडर करने के पक्ष में नहीं होती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉलिसी के एकदम अगेंस्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई सरेंडर किया जाए, और कोई भी इसको प्रेफर नहीं करता। किसी भी देश की सरकार इसको प्रेफर नहीं करती है। क्लियर? अब हम डिफाइन डिस्कस करेंगे वर्ड डिफरेंस और डिफेंस, इन दोनों वर्ड्स की डिफाइन को। तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो चले अब देखते हैं दोनों की डिफाइन, द वर्ड डिफरेंस एंड द वर्ड डिफेंस। जब कभी हम सिक्योरिटी पॉलिसी के रिलेटेड बात करते हैं और सिक्योरिटी के संबंध के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग युद्ध को रोकने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी युद्ध को होने ना देने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस सिस्टम, दिस पॉलिसी इज नोन एज डिफरेंस। सिक्योरिटी पॉलिसी इज हेंस कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर, युद्ध को होने से रोकना। और अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में हमेशा युद्ध की स्थिति को एक सीमित करना, यानी एक लेवल तक सीमित करना, और या फिर उसका एंड करना, उसको पूरे तरीके से समाप्त करना, इसको डिफेंस कहा जाता है। क्लियर? दोनों में ध्यान से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। युद्ध को पूरे तरीके से रोकना यानी कि डिफरेंस, सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं, और युद्ध को सीमित करना या समाप्त करना ये कहलाता है डिफेंस, यानी रक्षा। क्लियर प्यारे बच्चों? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट BOP, बैलेंस ऑफ पावर। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों
अब डिस्कस करते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर को। तो देखते हैं आखिर इसमें क्या है। जब हम लोग किसी भी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो सभी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बैलेंस ऑफ पावर को लेकर सेंसिटिव होती है। आखिर वो सेंसिटिव होती हैं क्यों? क्योंकि उसको दूसरी कंट्री यानी अदर कंट्रीज के मुकाबले अपने आप को मेंटेन करना होता है, अपने आप को बैलेंस करना होता है। हम देखते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए वो 3 तरीके के मेन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज करती है। वो कौन से? या तो वो अपने आप को मिलिट्री बेसिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेगी और उसको बिल्ड करेगी, उसको डेवलप करेगी, यानी टू मेंटेनिंग बीओपी दे बिल्ड अप मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर के साथ साथ वो अपने आप को इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपलिफ्ट करे, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए। साथ में टेक्नोलॉजिकली बेसिस पर भी वो अपने आप को बिल्ड करेगी, डेवलप करेगी, अगर वो अपने आप बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहती है। हमने देखा कि जो अमेरिका था, यूएस हेगेमोनी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसका पूरे वर्ल्ड की कंट्री पर जो वर्चस्व है, जो उसकी हेगेमोनी है, उसके पीछे उसकी 3 पावर्स थी। पढ़ी थी हमने, मिलिट्री पावर, सॉफ्ट पावर, याद है तुमको, स्ट्रक्चरल पावर। ये 3 पावर्स, और ये तीनों पावर किसके ऊपर बेस्ड थी? मिलिट्री के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। इन तीनों ही की वजह से जो यूएस है वो हेगेमोनी को फॉलो करता है, यानी पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम रखता है। तो किसी भी कंट्री को अगर बीओपी मेंटेन करना है तो उसको इन तीनों चीजों को अपलिफ्ट, बिल्ड करना होगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या कारण है कि भैया बैलेंस ऑफ पावर की किसी भी कंट्री को जरूरत पड़ती है? ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके पीछे एक ही रीजन है। आपने देखा होगा कि कोई भी कंट्री अगर ये महसूस करती है कि उसके आसपास की पड़ोसी कंट्री उससे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं उससे उसको थ्रेट रहता है, यानी उसकी सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं उससे उसको खतरा महसूस होता रहता है। चाहे वो कंट्री ये शो करे ना करे कि भाई हम तुम्हारे से युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद जो स्मॉलर कंट्रीज है या कोई भी कंट्री है वो दूसरी कंट्री के मुकाबले अपने आप को बैलेंस ऑफ पावर की तरफ कन्वर्ट करेगी, यानी अपने आप को बिल्ड करेगी कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भाई वॉर हो जाए, युद्ध की कंडीशन हो जाए, तो हम लोगों को अपने आप को सामने शो करना है, हमने अपने आप को सामने प्रदर्शित करना है। आप देख भी रहे हो कि हमारे इंडिया के आसपास कई ऐसी कंट्रीज हैं जो स्मॉल कंट्रीज हैं, बट वो रेगुलर अपने आप को इंडिया के मुकाबले बिल्ड करने में, बैलेंस ऑफ पावर में लाने के लिए लगातार अपने आप को मिलिट्री बेसिस पर, इकोनॉमिकली बेसिस पर और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसे कि हम चाइना के कंट्रीब्यूशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। चाइना इज बिगर कंट्री देन इंडिया और हम देख रहे हैं कि उसकी सभी पावर्स ज्यादा है, तो हम भी लगातार अपनी पावर्स को बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कुछ ही दिन पहले लद्दाख वाले एरिया में हमारा और चाइना का जो युद्ध की कंडीशंस क्रिएट हो रही है। अगर बीओपी की तरफ ध्यान नहीं देगी कंट्री तो कहीं ना कहीं उसको उसकी लिए नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए बीओपी को। उसके बाद हम लास्ट डिस्कस करेंगे अलायंस बिल्डिंग। क्लियर? फटाफट से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पोर्शन जो हमारी बुक का टॉपिक है। क्लियर? तो तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। तो चलिए प्यारे बच्चों अब लास्ट देखते हैं और वो है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमको अलायंस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आखिर अलायंस किसको कहते हैं? यहाँ पर लिखा है अलायंस मीन्स कोलिशन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू बेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री एक्शंस। अलायंस क्या है? कई स्टेट्स का आपस में एक दूसरे के साथ समझौता,
एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग, इसी को अलायंस कहा जाता है। और ऑलवेज अलायंस इसलिए फॉर्म किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके की कंडीशंस हैं, मिलिट्री एक्शंस की कंडीशंस हैं, उसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, इसी को हम अलायंस कहते हैं। और ज्यादातर जो अलायंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रीटी, रिटर्न ट्रीटी के बेसिस पर ही फॉर्म किए जाते हैं, यानी कि जो भी समझौता होगा उस समझौते को रिटर्न बेसिस पर क्लैरिफाई किया जाएगा, जिस पर कि दोनों समूह, दोनों ग्रुप्स साइन करेंगे, दोनों एग्री होंगे और उस ट्रीटी को फॉलो करेंगे। ये भी देखा गया है कि अलायंस जो है वो ऑलवेज नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो ट्रीटी साइन की जाती है उसमें कोई भी कंट्री तभी साइन करती है जब उसको उससे कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा हो। और इसी वजह से कई बार जब वो नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है तो ये ट्रीटीज के समझौते भी चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारी बुक में भी एक एग्जांपल के थ्रू क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें साफ बताया है कि जो यूएस था उसने स्टार्टिंग में जो इस्लामिक मिलिटेंट्स थी उसको सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, लेकिन जब इस्लामिक स्टेट्स के द्वारा यानी टेररिस्ट के द्वारा अमेरिका के ऊपर आक्रमण किया गया तो अमेरिका ने टेररिस्ट यानी इस्लामिक मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये चीज क्लियरली डिस्क्राइब करती है कि जो अलायंस होते हैं ये ऑलवेज नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर साइन किए जाते हैं। क्लियर मेरे बच्चों, ये थे हमारे 4 कंपोनेंट्स जो कि हम लोग ने ट्रेडिशनल नोशन के तहत एक्सटर्नल पार्ट में पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नोशन का इंटरनल जो पार्ट है सिक्योरिटी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और नोट करते के बाद देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस।